ओके सो सिनेमैटिक यूनिवर्स में भाई बहनों की कोई कमी नहीं है, इसलिए आज हम 10 सबसे पावरफुल सिबलिंग्स की बात करेंगे। तो नंबर 10 वंडा किड्स। अब वंडा ने अपने हेक्स के अंदर मैजिक से 2 बच्चे क्रिएट कर दिए थे जिनका नाम था बिली और टॉमी। कियोस मैजिक से इन्हें अपनी पावर्स मिलती थी और पहला वाला बच्चा एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता था और साथ में टेलीकिनेसिस यूजर भी था, और दूसरा वाला एक स्पीडस्टर था जो क्विक सिल्वर जितना तो नहीं लेकिन अच्छा खासा तेज भाग लेता था। नंबर 9 शूरियन तिचाला। अब वैसे तो तिचाला निपट चुका है लेकिन ये दोनों सिबलिंग्स अच्छे खासे जीनियस और पावरफुल थे। इन दोनों को वकांडा में पाए जाने वाले वाइब्रेनियम की अच्छी नॉलेज थी और साथ में तिचाला ने कई सारी चीजें शूरी को सिखा रखी थी। फिर आगे जाकर तिचाला राजा बना और शूरी ने चीजों को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। तिचाला ने ज्यादा इन्वेंशंस तो नहीं किए बट शूरी ने कई सारे गैजेट्स बनाए और वकांडियन वॉरशिप्स को अपग्रेड किया। साथ में वाइब्रेनियम सूट को नैनोटेक बेस्ड बना दिया और तिचाला के बाद शूरी थी जो ब्लैक पैंथर बनी और अपने फर्स्ट फाइट में इसने नैमोर को बीट कर दिया, जो एक बहुत बड़ी बात है। नंबर 8 वंडा एंड पीट्रो। अब इन दोनों को अपनी पावर्स माइंड स्टोन की वजह से मिली थी और वंडा आगे जाकर तो स्कारलेट विच बन गई और साथ में वो हद से ज्यादा पावरफुल भी बन जाती है। लेकिन अगर क्विक सिल्वर अल्ट्रॉन की वजह से मारा ना जाता तो शायद वो भी अपनी पावर्स को अच्छे से डिस्कवर कर पाता और शायद वो स्कारलेट विच जितना तो नहीं लेकिन एमसीयू के स्पीडस्टर में सबसे पावरफुल होता। और इन दोनों की टीम कमाल की होती है। सिस्टर सीधा रियलिटी को मैनिपुलेट कर रही है और भाई इतना तेज भाग रहा है कि किसी को दिख ही नहीं रहा। नंबर 7 ब्लैक ऑर्डर्स। अब ब्लैक ऑर्डर में वैसे तो 6 मेंबर्स होने चाहिए लेकिन डिफरेंट मिशन के चलते गामोरा कभी ब्लैक ऑर्डर टीम का हिस्सा नहीं बनी और थैनोस नेबुला को बहुत कमजोर मानता था, इसलिए उसने कभी ब्लैक ऑर्डर्स में उसे एडमिशन ही नहीं दिया। लेकिन कोर्वस ग्लेव, प्रोक्सिमा मिडनाइट, एबोनी मो और कल ऑब्सिडियन ब्लैक ऑर्डर्स की 4 फेसेस है। कोर्वस ग्लेव और प्रोक्सिमा मिडनाइट कपल्स भी है और ज्यादातर मिशन में ये दोनों साथ ही काम करते हैं, पर ये दोनों फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इसलिए अपने एनिमी पर छुपकर वार करते हैं। फिर एबोनी मो है जो फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है लेकिन इसके पास टेलीकिनेसिस है जिसकी वजह से हैवी चीजों को उठाकर अपने एनिमी फेंक सकता है और इसने तो डॉक्टर स्ट्रेंज को बड़े आसानी से नॉकआउट भी कर दिया था। और फाइनली आता है कल ऑब्सिडियन जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है फिजिकली ब्लैक ऑर्डर में, और इसके पास एक वेपन है जो एक्स भी बन जाता है, शील्ड की तरह भी काम करता है और लॉन्ग रेंज अटैक भी इससे हो जाता है। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी इसके पास कोई स्पेसिफिक फाइटिंग स्टाइल नहीं है जो इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। नंबर 6 शांग-ची एंड हिज सिस्टर। अब मैंड्रिन के बाद शांग-ची और उसकी बहन को सारी प्रॉपर्टीज और वेपन्स मिल गए और आज के डेट में बहुत ज्यादा पावरफुल सिबलिंग्स बन चुके हैं क्योंकि शांग-ची के पास 10 रिंग्स है जो टाइम आने पर एक गॉड का भी चैप्टर खत्म कर सकता है। और हम देख ही चुके हैं कि 10 रिंग्स की वजह से मैंड्रिन का कितना खौफ था। उसने अपना पूरा एम्पायर 10 रिंग्स के भरोसे ही खड़ा किया था और जाते जाते मैंड्रिन ने तो 10 रिंग्स पास ऑन कर दिए शांग-ची को, लेकिन शांग-ची के सिस्टर को पूरा 10 रिंग्स एम्पायर मिल गया। अब 10 रिंग्स के फाइटर इसके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे और ये चाहे तो अंडरग्राउंड रहकर कुछ भी कर सकती है। फिर चाहे किसी स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो या विलन को बीट करना हो या फिर गवर्नमेंट को मैनिपुलेट करना हो, 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल जैसा नहीं है। नंबर 5 एक्वामैन एंड ओशन मास्टर। अब पहले तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत खुन्नस खाते थे लेकिन टाइम के साथ इनके मन मोटाव सही हो गए, बट ओशन मास्टर बचपन से किंग बनने की तैयारी कर रहा था इसलिए वो हमेशा एक वॉरियर मेंटेलिटी लेकर चलता है और इसकी फाइटिंग स्किल्स भी बहुत ज्यादा अच्छी है। एटलांटिस में सिर्फ गिने चुने लोग हैं जो ओशन मास्टर को एक 1v1 बैटल में बीट कर सकता है, पर एक्वामैन स्लाइटली ज्यादा पावरफुल है क्योंकि एक हाइब्रिड है और एक्वामैन को पानी की जरूरत नहीं होती है जिंदा रहने के लिए। लेकिन अगर अपनी पावर्स को फुल पोटेंशियल पर यूज करना है तो एक्वामैन को भी पानी में ही जाना पड़ेगा। ये एक्वाटिक लाइफ से कम्युनिकेट कर सकता है, सी मॉन्स्टर्स को फाइट में यूज करता है। इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लेवल्स भी बहुत अच्छे हैं और साथ में इसके पास ट्राइडेंट है जो एटलांटिस का सबसे पावरफुल वेपन है, इसलिए एक्वामैन 7 सीज का रूलर भी बन चुका है। नंबर 4 शेज़ाम। अब पहले तो सिर्फ बिली बैटसन को 6 गॉड्स की पावर्स मिली थी लेकिन फिर सिचुएशन के चलते इसने अपने सारे भाई बहनों को पावर्स दे दी और अब इनके पेरेंट्स को छोड़कर सबके पास गॉडली पावर्स है। शेज़ाम फैमिली में सारे तेज भाग सकते हैं, हरकुलिस लेवल की स्ट्रेंथ यूज कर सकते हैं, दुनिया भर की नॉलेज है और ज़ीउस के लाइटनिंग पावर्स भी है। अब ये सारी पावर्स काफी डेंजरस हो सकती है और अपने फुल पोटेंशियल पर शेज़ाम ब्लैक एडम और सुपरमैन के लेवल का हो सकता है। बस एक प्रॉब्लम आ जाती है कि ये सारे सिबलिंग्स अभी मैच्योर नहीं है, इसलिए चाहकर भी अपनी पावर्स को फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं कर सकते। नंबर 3 सुपरमैन एंड सुपरगर्ल। अब ये दोनों कजन्स है लेकिन जब सुपरमैन अपने पॉड में बैठकर अर्थ पर आया था तब एक अल्टरनेट टाइमलाइन में सुपरगर्ल भी उसके पीछे आ गई थी। बस फर्क इतना है कि सुपरमैन को अच्छे पेरेंट्स मिले और सुपरगर्ल को पकड़ के कुछ लोगों ने रेड रूम में फेंक दिया जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स की यूज नहीं कर सकती थी और धीरे धीरे वो कमजोर भी बहुत ज्यादा हो गई थी। अब ये दोनों क्रिप्टॉन से इसलिए इनकी पावर सन की वजह से एम्पलीफाई हो जाती है और उसके बाद दोनों जनरल जोर्ड से भी लड़ चुके हैं। बस सुपरमैन सुपरगर्ल से थोड़ा ज्यादा पावरफुल है जबकि सुपरगर्ल रेड रूम में बंद थी जिसकी वजह से उसे अडेप्ट करने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए सुपरमैन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ में वो ज्यादा फास्ट भी मूव करता होगा। नंबर 2 इटर्निटी एंड इन्फिनिटी। अब इटर्निटी को हम लव एंड थंडर में देख चुके हैं और इन्फिनिटी का भी स्टैचू हमें फाइनल फाइट में देखने मिला था। अब इटर्निटी एक एम्बॉडीमेंट ऑफ लाइफ, स्पेस और टाइम है और इटर्निटी ही यूनिवर्स है जबकि इन्फिनिटी यूनिवर्स की वॉइड को रिप्रेजेंट करती है। अब ये दोनों वैसे तो कॉस्मिक एंटिटीज है लेकिन मार्वल ने ऑफिशियली इन्हें सिबलिंग्स कंसीडर किया है और फिर ये दोनों इजीली एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी अपने अंदर रखते हैं। लव एंड थंडर में हमें ये पता चला कि जो इटर्निटी के पास पहले पहुंचता है उसकी एक विश कंप्लीट हो जाती है
लेकिन विश यूनिवर्सल लेवल की होनी चाहिए। अगर कोई इटर्निटी से मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने की विश मांगे तो शायद वो पूरी ना हो, क्योंकि इटर्निटी का ये वर्जन खुद मल्टीवर्सल लेवल पर नहीं है। इसलिए अब बढ़ते हैं नंबर 1 पे, जो है लोकी, थॉर एंड हेला। अब ओडिन के तीनों बच्चे टाइम के साथ कुछ ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। हेला तो अकेले एक आर्मी के बराबर है। मेन यूनिवर्स में भी उसने वैल्करीज, एसगार्डियंस और 9 रियल्म्स के ना जाने कितने वॉरियर्स को मार रखा है। एक टाइम लाइन में तो ये सीधा गॉडेस ऑफ डेथ से गॉडेस ऑफ लाइफ बन गई, जिसके बाद इसने ओडिन को बीट कर दिया और अब इस यूनिवर्स की हेला स्काई फादर से भी ज्यादा पावरफुल है। फिर आता है हमारा थॉर, जो टाइम के साथ पावरफुल बन रहा है। थॉर आज भी मेन यूनिवर्स में सबसे पावरफुल एसगार्डियन और स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है। ऊपर से थॉर के पास अब 3 गॉडली वेपन्स है, म्यूनर, स्टॉर्मब्रेकर और थंडरबोल्ट। और थॉर धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन ओडिन फोर्स को यूज करना सीख रहा है, जिसकी वजह से वो फ्यूचर में मैजिक अटैक भी यूज करना शुरू कर देगा। और एसगार्डियन टाइम के साथ ओल्ड होते हैं, लेकिन और ज्यादा पावरफुल भी बनते चले जाते हैं। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि सीक्रेट वॉर्स या फिर थॉर 5 तक हमें गॉड ऑफ थंडर की पावर एक अलग ही लेवल पर देखने मिले। लेकिन लोकी को हिस्ट्री का सबसे बड़ा पावर अपग्रेड मिला। ये कम्स ऑफ फ्रोजेंट से एसगार्डियन बना, फिर गॉड ऑफ मिस्चिफ और सीधा गॉड ऑफ मल्टीवर्स। लोकी अब टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है और फ्यूचर और पास्ट में भी देख सकता है, और स्टोरीज को चेंज करने की एबिलिटी भी अब लोकी के पास है। और लोकी चाहे तो अपने एक थॉट से सेलेस्टियल जैसों का भी एग्जिस्टेंस मिटा सकता है, जिसकी वजह से लोकी आज के डेट में एक ओवरपावर्ड कैरेक्टर बन चुका है। थॉर और हेला कॉस्मिक एंटिटीज जितने पावरफुल तो बिल्कुल नहीं है, बट लोकी गॉड ऑफ मल्टीवर्स है और ये दोनों उसकी सिबलिंग्स है, इसलिए सिर्फ लोकी की वजह से हेला और थॉर भी फर्स्ट पोजीशन पर रैंक कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ आज की लिस्ट ये खत्म हो जाती है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी सिबलिंग को इस लिस्ट में होना चाहिए था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपके पास संडे सुपर बैटल की कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट्स में बता सकते हो। वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।